अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त में इजराइल और ईरान के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है। दोनों की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है। इधर से हमला हो रहा है, उधर से जवाब आ रहा है, उधर से हमला हो रहा है, फिर इधर से जवाब जा रहा है और लगातार ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है। आखिरकार ये इजराइल पहले फ़िलिस्तीन से लड़ रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ से लड़ने लगा, आस पड़ोस के सारे देशों को भी धमका रखा है, सबसे लड़ रहा है इस वक्त में। तो आखिरकार ये लड़ाई झगड़ा किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसकी पूरी कहानी में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, एक एक बात को। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो फिर आपको इस पूरे मसले का जो कोर है वो समझ में आ जाएगा कि ये कहां से शुरू हो रहा है और कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है, कौन किसके ऊपर जो है वो रहम कर रहा है। एक एक चीज समझ में आ जाएगी। इस नक्शे को समझने के लिए पहले एक मरतबा मैंने इसको यहां पर बना दिया है। ये फिलिस्तीन का नक्शा है, ठीक है। फ़िलिस्तीन 1948 से पहले ये पूरा का पूरा जो था वो फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था। सब पूरे के ऊपर कब्जा था, मतलब इजराइल नाम का तो कोई मुल्क पाया ही नहीं जाता था। लेकिन हुआ क्या, आपको पता होगा 1914 से लेकर के 1918 तक एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसके बाद में 1939 से लेकर के 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। उसके अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसके अंदर तकरीबन 10 करोड़ आदमी मरे हैं और जो लड़ाई घूमी है इर्द गिर्द, जो उसका मरकज रहा है वो हिटलर रहा है। आपको पता होगा जर्मनी के अंदर उसकी नाजी पार्टी थी और वो सब कुछ हुआ, वो लंबा मसला है, वो कभी और बताऊंगा। आपको ये भी पता होगा कि हिटलर ने यहूदियों को हॉलोकॉस्ट के अंदर 60 लाख यहूदियों को मारा, उसके अलावा भी मारा था उसकी पार्टी ने, तो ठीक ठाक यहूदियों को मार दिया था। उस वक्त में यहूदी जो थे वो दर दर के ठोकरे खाते फिर रहे थे, मतलब उनको कहीं पर भी कोई आसरा, कोई जरिया देने के लिए, अपनी टेरिटरी में तो कौन बढ़ा लेगा भाई। लोग अपनी टेरिटरी के अंदर दूसरे देश के लोगों को जगह देते हुए ये कहते हैं कि धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है कि चलो हमने ये मुल्क तो है, आप अच्छे खासे रह रहे हैं, हाँ तुम परेशान हो, आ जाओ, पूरी आबादी यहाँ को आ जाओ, हाँ तुम भी पूरे यहीं आके बस जाओ, जितना भी कुछ हमें मिल लिया वो भी तुम ही खा जाओ। ऐसे तो कोई करेगा नहीं। तो सब क्या करते हैं भाई, अपनी टेरिटरी से तो सबको भगाते ही है ना, क्योंकि वो रिसोर्सेस वो और उनकी नस्लें इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका खून पसीना लगा हुआ होता है, तो कोई इनको देने के लिए तैयार ही नहीं था अपनी जगह पर। ऐसी सूरत में जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा कि तुम्हारे बच्चों पर होता हुआ जुल्म हम नहीं देख सकते, तुम्हारे बच्चों को रोता बिलखता हुआ देख करके, तो तुम्हारे बच्चों के सामने जो उनके माँ बाप काटे मारे जाते हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी दुनिया के ने तुमको उजाड़ के फेंक दिया है, जहां जाते हो ठोकरों से मारती है, कोई सहारा दे ना दे, लेकिन हम फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, हम साथ देंगे तुम्हारा। आओ हमारे देश में रहो, टेरिटरी हमारे इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को यहां पर पालो, हम तुम्हें खाना भी देंगे, हम तुम्हारी खिदमत भी करेंगे, हम तुम्हारे साथ में भी रहेंगे, तुम्हारे कदम से कदम मिला करके बढ़ेंगे, आओ। तो धीरे धीरे जो थे यहूदी वो इस इलाके में आकर के बसना शुरू हो गए, क्योंकि आसरा मिल गया था उनको यहाँ पर। अब यहूदियों को मतलब इतना आगे बढ़ाया कि आज के वक्त में भी बहुत सारे यहूदी ये बात कहते हैं कि मुसलमानों, कहीं यहूदियों को हमेशा हर तरह के लोगों ने सताया, लेकिन गोल्डन एरा अगर यहूदियों का आया था तो मुसलमानों के दौर में फिलिस्तीन के अंदर आया था, जहाँ पर मुसलमानों ने हर चीज़ की आज़ादी दे करके अपने खून पसीने को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जिंदगी की सारी कमाई और जमा पूंजी का इस्तेमाल करते हुए और अपनी जानों को आगे रखते हुए हमारी मुहाफजत की थी और हमको पला, एक तरीके से पाला था, बढ़ाया था, जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था। तो इस बात को आज भी कुछ यहूदी मानते हैं। तो हुआ क्या, जब कोई सहारा नहीं दे रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो उस वक्त में फिलिस्तीन ने साथ दे दिया और ये जो थे वहां पर बस गए। अब धीरे धीरे इनको लगा कि भाई और कहीं तो हमारा वैसे पूरी दुनिया में तो कोई मुल्क नहीं, मुसलमानों के भी इतने मुल्क हो गए, इनके भी, तो हमारा भी मुल्क होना चाहिए। आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ गई तो इधर से भी जा रहे हैं इन्होंने जगह जगह से, बल्कि उस वक्त में इन लोगों के ऊपर इतना भरोसा हो गया मुसलमानों ने, इनको ज़मीनें भी अपने वहाँ पर दूसरे लोग, अब ज़मीनें खरीदो लो, हमारे उस वहाँ पर आकर बस जाओ, वो वैसे भी आकर के लोगों को बसने दिया, यहूदी आकर के वहाँ पर बस गए। अब बहुत बड़ी तादाद में जब लोग यहूदी यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कहा कि देश होना चाहिए, हमारा एक देश होना चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने मुसलमानों से मुज़ाहमत शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इनसे कहा कि हमारा जुर्म क्या ये है कि हमने तुम्हारा साथ दिया, क्या तुम्हारे अखलाक यही हैं कि तुम किसी के घर में दर दर की ठोकरें खाते हुए जा रहे हो, भिखारियों की तरह अगर कहीं जा रहे हो और तुमको कोई आसरा दे दे तो उसके बाद में तुम उसका खाना खाने के बाद में उसको धक्के मार करके उसके घर से निकाल दो, ये तुम्हारा अखलाक है? ये कौन सा अखलाक है? ये क्या तरीक़ाकार है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो बहुत बढ़िया हैं, जब हम यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं तो हम ही तो रहेंगे यहाँ पर, और हम तुम भी रहना चाह रहे हो तुम भी रह लो, लेकिन हमारा मुल्क बनेगा भी यहाँ पर, हम अपना मुल्क बनाएंगे, कहीं पर भी तो हमारा मुल्क नहीं है, ये हमारी होली लैंड है। तो इन्होंने अपनी तरफ से और भी बहुत सारी दलीलें दी थी और मुसलमानों ने कहा कि हमारे मुल्क में आकर के हमारी गलती ये हो गई कि हमने तुमको पाल दिया, एहसान किया था हमने तुम पर कि उसके बदले में तुम हमारे साथ में ये कुछ करोगे। लेकिन बहरहाल मुज़ाहमत जो थी वो बढ़ती रही, लड़ाई झगड़े जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और आखिरकार ये हुआ कि ब्रिटेन की मदद से और अमेरिका की मदद से 1948 के अंदर हमारा देश जो था
हमारा देश 1947 के अंदर आज़ाद हो गया था और 1948 मतलब बंटवारा ही हो गया था, वो भी बंटवारा होकर के आज़ाद हुआ, ये भी इन्होंने किया था। 1948 में भी इन लोगों ने बंटवारा कर दिया। बंटवारे का रेशो क्या था ये समझना, बंटवारा किस तरीके से हुआ था। ये पूरा फिलिस्तीन 100% फिलिस्तीन था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ देखो कि 48% जो था, 48% ये दे दिया फिलिस्तीन को कि ये तुम्हारा है। 44% दे दिया किसको, 44% दे दिया यहूदियों को कि चलो तुम इसमें अपना इजराइल बना रहे हो, बना लो, इजराइल बना लो। फिर उसके बाद में कितना बचा, 8% बचा। तो इन्होंने 8% यूएनओ ने अपने पास में रखा, यूएनओ ने अपने पास में रखा। इन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर यरूशलेम का जो इलाका है जिसमें मस्जिद अक्सा है, उस पर यहूदी और उस पर मुसलमान और इस पे ईसाई जो हैं वो सब अपना कब्ज़ा जमाने की बात करते हैं, कहते हैं सब हमारा, तुम इस पर लड़ पड़ोगे, इसलिए हमारे पास रहेगा, तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो यूएनओ ने जो है था 8% को अपने यरूशलेम को अपने कब्जे में रख लिया। अब उसके बाद में जब यहाँ पर ये सब कुछ बंटवारा हो गया तो फिर मुसलमान कहने लगे कि हमारा ही तो मुल्क था, फिर हमसे छीन क्यों लिया, हमने क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए और हम अब भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कुछ कहा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम यहूदियों ने भी कहा कि 44% ज़मीन तो बहुत थोड़ी रह गई, पूरे पे लेना, हमने तो पूरा ले रहा। इन्होंने पूरा एहसान किया था तो इसके बदले में पूरा मुल्क लेना हमको। तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने इधर से मुजाहमत करना शुरू करी। अरब की मतलब आस पड़ोस के जितने भी देश थे ना इसके, इन्होंने मिल मिला करके इसके खिलाफ लड़ाई करी, इसने भी लड़ाई करी, लेकिन इसको सपोर्ट था बड़ी बड़ी शक्तियों का, बड़ी बड़ी पावरों का। इसलिए बहरहाल 3 युद्ध हुए, तीनों की तफसील में आगे डिटेल में बताऊंगा। कुल मिलाकर के उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। हर जगह पर आखिरकार डोमिनेंस हो गया, मतलब हर जंग में तकरीबन डोमिनेंस रहा किसका, आखिर में एट द एंड वो इजराइल का रहा। तो उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। और धीरे धीरे फिर जो आस पड़ोस के मुल्क थे वो सारे के सारे जो थे वो धीरे 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 अपने मतलब न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर तो वो टूटते ही चले गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। वहाँ पे इराक बर्बाद हो गया, ठीक है, ये इराक का इलाका है, ये इराक है, ये बर्बाद हो गया। सीरिया जो था वो तकरीबन उसका हाल जो है वो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जो आस पड़ोस के देश हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब उस मामले के अंदर बहुत कमज़ोर हैं। अब ये जो है आपका इजराइल, ये इजराइल जो है ये सारे देशों से, आस पड़ोस के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, एक तरीके से उनसे बिल्कुल बेफिक्र हो गया कि अब मुझे किसी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आस पड़ोस से अरब भी अपना कुछ नहीं करेगा, मिस्र भी कुछ नहीं करेगा, सीरिया भी कुछ नहीं करेगा, इराक भी कुछ नहीं करेगा, लेबनान है ये भी हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, और जॉर्डन भी अपना ही आदमी है, तो कोई कुछ करेगा नहीं। तो इस इलाके में अब कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो दूर से दिख रहा है इजराइल, ईरान, ये दिख रहा है, ये जो नक्शा है आपका ये ईरान है। इजराइल के दिमाग में खटक रहा था कि यहाँ पर अगर ईरान जो है, अगर ये देश मजबूत हो गया तो ये मुतालबा कर जाएगा कि चलो चलो, उनका फ़िलिस्तीनियों का देश था, उन्हें वापस 48% दो। क्यों, मैं बात को बताऊँ आपको, फ़िलिस्तीनियों का 48% तब था भाई, अब नहीं है 48%। 2011 तक फ़िलिस्तीनियों के पास में 12% रह गए, क्योंकि इजराइल ने धीरे धीरे इधर मारा, मतलब इसमें से इधर मारा उधर मारा, यूं करते करते उनकी सारी ज़मीन तकरीबन कब्जा कर ही ली। तकरीबन एक पट्टी बची है यहाँ पर, आपको पता है, गाज़ा की पट्टी, और यहाँ पर थोड़ा सा वो बचा है। तो कुल मिलाकर के अब तो और भी कम हो गया होगा। तो इतना सा मुल्क छोड़ा उन्होंने। तो अब इजराइल को यही है कि अगर ये देश मजबूत हो गया तो हमसे कहेगा चलो 48% उसको दो, उनके बाप के नो करें क्या। वो इजराइल का दावा है कि तुम आसान समझा है किसी के देश के ऊपर कब्जा करना, इतना आसान है क्या, इतनी मुश्किलों से कब्जा करा है, वापस दे देंगे क्या इतनी आसानी से। तुम किसी पर कब्जा करके दिखाओ, खुद को कब्जा नहीं कर सकते हो, दूसरे ने कब्जा कर लिया तो उसकी जमीन भी छीनना चाह रहे, ऐसा तो नहीं करने देंगे हम। तो इसलिए इजराइल ने क्या किया है, यहाँ पर इस ईरान के ऊपर उसको लगा कि इस ईरान के ऊपर जो है वो ऐसे हमले किए जाएं जिसको इसको इतना मजबूत नहीं होने देना कभी भी कि ये क्या काम करे, ये हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। क्योंकि अगर ये मजबूत हो गया तो ये क्या काम करेगा, सीरिया को हथियार भेज देगा, इधर इसको भेज देगा, लेबनान को भेज देगा, यहाँ पर मिस्र को भेज देगा, यहाँ पर इसके पट्टी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भेज देगा, यहाँ पर हूतियों को यमन के पास भेज देगा। ये तो चारों तरफ से हम पर हमला कर देंगे, तो पता नहीं हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। या फिर हम जो ग्रेटर इजराइल बनाने वाले, वो ग्रेटर इजराइल भी बनाना है, ये सारे इलाके लेने के चक्कर में है बाद में आके। ग्रेटर इजराइल बहुत बड़ा है, वो भी सपना भी रह जाएगा, वो सपना भी रह जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये है कि उस सपने को पूरा करने के लिए ईरान को हमें कमज़ोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि ईरान मुतालबा कर सकता है ना इस बात का कि उनकी ज़मीन उनको वापस दो, या हो सकता है वो ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर चढ़ाई करके ये भी कह सकता है हमसे कि 100% फ़िलिस्तीनियों के हाथ में दे दो। हम क्यों दे देंगे, आसान होता है, नहीं देंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इस वक्त में इजराइल जो है वह हमले कर रहा है डायरेक्ट किसके ऊपर, क्योंकि उसको लगा है कि अब ये इतने मजबूत होने वाले हैं, एटॉमिक बम्स वगैरह बनाने वाले हैं, तो यहाँ से उसने हमला करना शुरू कर दिया है। ये इधर से जो है वो यहाँ को जवाब दे रहा है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये सब कुछ आज जो है वो पूरा चल रहा है। अब इस सब के उसमें आप क्या सोचते हैं
उसके बारे में ज़रूर बता करके जाएं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है या नहीं, कोई गलत है, कौन गलत है और कौन सही है। यहाँ पर अक्सर लोग जो अक्सर एक्सपर्ट हैं टीवी के ऊपर आ रहे हैं, वो ये लोग ये कह रहे हैं कि असल में इस वक्त जो सबसे बेहतर फैसला हो सकता है वो ये हो सकता है कि फ़िलिस्तीनियों को वापस 48% जो उनका लिया है वो वापस दे दिया जाए, 44% जो उसके पास है वो अपने रख लिया जाए, क्योंकि अब कम से कम आज के दौर में ऐसा नहीं हो पाएगा जहाँ तक हालात लग रहे हैं कि इजराइल इस बात के लिए मान जाए कि हम हमारा मुल्क ख़त्म कर दो और हमें फ़िलिस्तीन बना लो। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इतना मानना चाहिए, लोग कहते हैं इस बात को कि 44% जो है वो अपने पास रख ले, 48% फ़लस्तीनियों को दे दे और सुकून से खुद भी रहे, सुकून से खुद भी उनको भी रहने दे। लेकिन ऐसे होने के कुछ आसार अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप जो सोचते हैं वो बता करके जाइए। ये पूरा केस जो था वो मैंने आपको समझा।